सिर कटी डायन। राजेश व नेहा सुबह की गाड़ी से बेंगलोर जा रहे थे। अब तो तुम खुश हो ना? जो तुमने चाहा वो हो रहा है। जी बिल्कुल, पता तो था हम कभी तो बेंगलोर रहेंगे, पर शादी के 6 महीने बाद ही वहां जाएंगे, ये नहीं पता था। और इस तरह बातें करते हुए दोनों पति पत्नी सफर का मजा लेते हुए अपने नए घर में पहुंचे। वाह, इतना बड़ा घर! ये तो बहुत महंगा होगा। हमारे बजट में आ रहा था तो मैंने इसे खरीद लिया। पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बता देता तो सरप्राइज कैसे देता। दोनों काफी थके होते हैं तो जाकर सो जाते हैं, पर अपने नए घर की खुशी में नेहा को नींद ही नहीं आती। रात के 2:30 बज चुके थे और नेहा अभी तक नहीं सोई। वह उठकर फ्रिज से पानी पीने जाती है और जैसे ही नेहा पानी पीकर किचन की लाइट बंद करती है, उसे महसूस होता है कि किचन में कोई खड़ा है, पर लाइट ऑन करने पर कोई दिखाई नहीं देता, तो इसे अपना भ्रम समझकर नेहा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह जब नेहा और राजेश की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि पूरे घर की छत पर मकड़ी के जाले लगे हैं। ये देखकर नेहा जोर से चिल्लाती है, क्या तुमने यहाँ आने से पहले घर की सफाई नहीं करवाई थी? सफाई तो करवाई थी। रुको, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ जिसने ये घर मुझे दिलवाया था। राजेश उस आदमी को कई बार फोन करता है, पर हर बार बस एक ही आवाज, चेक द नंबर यू हैव डायल्ड, चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। पता नहीं क्या हो गया है। कल ही तो बात हुई इसी नंबर पे, अब नंबर मिल ही नहीं रहा है। छोड़ो, तुम ऑफिस जाओ, मैं किसी एजेंसी से कहकर कुछ घंटों के लिए किसी लेडी को हायर कर लूंगी। राजेश अपने ऑफिस चला जाता है और तब नेहा मोबाइल में एक एजेंसी को कॉल करके एक लेडी को 5 घंटे के लिए हायर करती है। मगर जैसे ही नेहा ने फोन रखा, एक दीवार पर ठक ठक की आवाज आने लगी। नेहा को लगा पीछे कोई जानवर होगा। नेहा छत पर जाकर उस ओर झांक कर देखती है कि एक औरत अपना सिर दीवार पर मार रही होती है और देखते ही देखते वो सिर गर्दन से लुढ़क कर जमीन पर गिर जाता है। ये भयानक नजारा देखकर नेहा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजती है, जिसकी आवाज से नेहा की बेहोशी टूटती है और वो दरवाजा खोलने जाती है। क्या मैडम, मैं कब से घंटी बजा रही है? सो गई थी क्या आप? नेहा सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैं छत पर क्यों लेटी हुई थी, क्योंकि नेहा को कुछ याद नहीं होता। कुछ नहीं, मैं सो ही रही थी। तुम इस कमरे से सफाई शुरू करो। देवा रे देवा, इतने सारे मकड़ी के जाले! नेहा उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से घूर कर देखती है। नेहा को गुस्से में देखकर नौकरानी घबरा जाती है और बोलती है, मैं अभी सारा घर साफ कर देगी, आप बस देखते जाओ मेरे को। और नौकरानी सारे घर की सफाई में लग जाती है। जैसे ही वह छत पर सफाई करने जाती है, जोर से चीख की आवाज आती है। नेहा भागकर छत पर जाती है। क्या हुआ? तुम इतनी तेज क्यों चीखी? मैडम, आपने यहाँ घर काय को लिया? वो देखो, उधर घर के पीछे कब्रिस्तान है। नेहा फिर हैरानी के साथ देखती है कि घर के बिल्कुल पीछे ही कब्रिस्तान है। मैडम, नीचे की सारी सफाई हो गई है, छत की आप कर लेना। मगर हुआ क्या? आप पूछती है हुआ क्या? घर के बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान है, इससे ज्यादा और क्या होगा? इससे पहले कि कुछ बुरा हो, आप भी यहाँ से चले जाइए और मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। नेहा नौकरानी को पैसे देती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद करते ही एक और दरवाजा बंद होता है। नेहा डर जाती है और देखती है कि घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। घर के सारे दरवाजे खुले हैं तो आवाज कहां से आई? नेहा ने सब जगह देखा तो कोई नहीं था। तभी नेहा की नजर शीशे पर पड़ी। शीशे में नेहा ने देखा कि नेहा के पीछे एक डायन खड़ी थी, जिसका सिर कटा हुआ था और अपना सिर बालों से पकड़ा हुआ था। ये भयानक नजारा देखकर नेहा की चीख निकल जाती है और वह घर के बाहर आ जाती है। शाम को जब राजेश घर आता है तो नेहा राजेश को सारा किस्सा सुनाती है। नेहा की बात पर राजेश को विश्वास तो नहीं होता, पर नेहा को दिलासा देने के लिए राजेश बोलता है, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर जाकर राजेश देखता है घर में उल्टे पैरों के निशान हैं और निशान का पीछा करने पर पता चला कि वो निशान छत से होते हुए कब्रिस्तान से आ रहे हैं।
यह देखकर राजेश को यकीन हो जाता है कि हो न हो घर में कुछ तो है। हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? नेहा, मैं कल ही पंडित जी को यहाँ बुलाकर बात करूंगा। और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात को राजेश की आंख पायलों की आवाज से खुलती है। राजेश उठकर देखता है कि एक डायन जिसका सिर कटा हुआ है अपना सिर हाथ में लेकर उनके घर के चक्कर काट रही है और उसी की पायल की आवाज से राजेश की नींद खुलती है। राजेश उस डायन को खिड़की से देख ही रहा होता है कि तभी डायन कब्रिस्तान में चली जाती है। सुबह पंडित जी घर आते हैं और वहीं घर के अंदर पूजा करते हैं और कुछ ही देर में सिर कटी डायन वहां आती है। ये तुम क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, मेरा पति आने ही वाला है। ये घर इन दोनों का है, तेरा नहीं। नहीं, ये घर मेरा है। मैं उनका इंतजार बरसों से कर रही हूँ। बरसों से? क्यों? तू मरी कैसे और तेरा पति कहाँ गया? आज से करीब 70 साल पहले मैं और मेरे पति इसी घर में आए थे, पर शायद हमें किसी की नजर लग गई थी। एक दिन मेरे पति के पास एक चिट्ठी आई और वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। चले गए? तो फिर क्या हुआ? मैंने उनका इंतजार किया, फिर एक चिट्ठी आई कि मैं अब कभी नहीं आऊंगा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं ये सदमा सहन न कर सकी और उनके इंतजार में तड़प तड़प कर मर गई, पर वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। तो नेहा और राजेश से तू क्या चाहती है? ये राजेश नहीं, मेरा पति मयंक है और इस नेहा को तो मैं पीछे कब्रिस्तान में भेजूंगी। ऐसा कहकर डायन वहां से चली जाती है। इसकी आत्मा को गहरा आघात पहुंचा है। आज ही मैं इसे मुक्ति दिलाने के लिए यज्ञ करूंगा। और तब शाम को ही पंडित जी यज्ञ शुरू कर देते हैं। यज्ञ करते करते रात के 11 बज जाते हैं। ये पंडित जी क्या कर रहे हैं? रात के 11 बज गए हैं। जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। और तभी डायन वहां जाती है। ए पंडित, क्या तू मुझे वश में कर रहा है? आह आह। डायन वहां खड़ी रहती है और अदृश्य शक्ति उसे एक जगह बांध कर रखती है। तभी एक तेज रोशनी से एक आदमी की आत्मा बाहर आती है। मयंक, ये तो मेरा पति मयंक है। मैंने कहा था ना मेरे पति जरूर आएंगे। मालिनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मुझे नहीं पता था मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। चलो मैं आ गया, चलो अपनी दुनिया में। आप आ गए, आप आ गए। इस तरह रोते रोते डायन एक प्रकाशमयी शक्ति में बदल जाती है और मालिनी व मयंक आकाश में लुप्त हो जाते हैं और इस तरह डायन की आत्मा को शांति मिलती है। नेहा और राजेश भी वहां बिना किसी डर के खुशी खुशी रहते हैं।